हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 गरीबी के बारे में देखने वाले हैं। हमने आगे के वीडियोस के अंदर निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं उसके बारे में देखा था, गरीबी रेखा के बारे में जानने का प्रयत्न किया था और भारत के अंदर निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण अलग अलग राज्यों में क्या है उसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया था। आज हम सापेक्ष गरीबी के बारे में जानने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो हम बात करें कि जो निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना है, उस निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना में उपभोग खर्च को ध्यान में लिया जाता है। अब हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि उपभोग खर्च किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, आधारभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो खर्च किया जाता है उस खर्च को उपभोग खर्च किया जाता है। तो आई थिंक निरपेक्ष गरीबी की जो संकल्पना है उस संकल्पना के अंदर उपभोग खर्च को ध्यान में लिया जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी की जो संकल्पना है उन संकल्पना के अंदर आय के वितरण की असमानता को ध्यान में लिया जाता है। सापेक्ष गरीबी की अगर हम बात करें तो सापेक्ष गरीबी की संकल्पना के अंदर समाज में रहने वाले जो अलग अलग वर्ग के जो लोग होते हैं उनके बीच में आय वितरण की जो असमानता देखने को मिलती है, उस असमानता को सापेक्ष गरीबी में ध्यान में लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना में उपभोग खर्च को ध्यान में लिया जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी की संकल्पना में आय वितरण की असमानता को ध्यान में लिया जाता है। हम बात करें तो सामान्य रूप से देश के अर्थतंत्र में हमें आय वितरण की यह असमानता देखने को मिलती है। कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष रूप से गरीब कहलाता है। तो दोस्तों में याद रखना है कि जो कम आय वाला वर्ग होता है वह कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष रूप से गरीब कहलाता है। तो कहे तो ये बात गलत नहीं है कि सापेक्ष गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में हमें गरीब देखने को मिलता है। आगे हम थोड़ा और जानने का प्रयत्न करते हैं। सापेक्ष गरीबी के अध्ययन के लिए समाज के लोगों को हमें अलग अलग आय के वर्गों में हमें विभाजित करना पड़ता है। अलग अलग आय के वर्गों में विभाजित करने के बाद हमें आय वितरण की असमानता के संदर्भ में हमें उनका अध्ययन करना पड़ता है, उनका अभ्यास करना पड़ता है, या तो उनका हमें स्टडी करना पड़ता है। सापेक्ष गरीबी समाज के अलग अलग आय वर्गों के आय के स्तर में हमें जो अंतर देखने को मिलता है उस अंतर को दर्शाने का काम करता है। तो कहने का तात्पर्य कि सापेक्ष गरीबी के द्वारा समाज के अंदर जो अलग अलग आय वाले वर्ग समूह होते हैं उन वर्ग समूहों के अंदर आय के स्तर में हमें जो भेद देखने को मिलता है, जो एक अंतर देखने को मिलता है, वो अंतर हमें सापेक्ष गरीबी के द्वारा पता चलता है। भारत देश के लिए भी एक तर्क दिया जाता है कि विचार दिया जाता है कि भारत देश यह तेज़ी से विकास करने वाला देश माना जाता है और इस देश के अंदर गरीबी का अध्ययन हम गरीबी रेखा के बदले सापेक्ष गरीबी से या तो फिर आय के असमान वितरण के संदर्भ में होना चाहिए।
तो कहने का मतलब कि भारत देश के अंदर गरीबी का जो अध्ययन होता है वो अध्ययन सापेक्ष गरीबी या तो फिर आय के वितरण के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि भारत देश के अंदर गरीबी रेखा का हम उपयोग नहीं करते हैं। गरीबी रेखा के बदले हम सापेक्ष गरीबी या तो आय के असमान वितरण को हम ध्यान में रखने का प्रयत्न करते हैं। हम आगे सापेक्ष गरीबी की जो संकल्पना है उस संकल्पना को समझने के लिए आपके सामने मैं एक काल्पनिक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी एक देश की जनसंख्या को हम अलग अलग 5 वर्ग समूह में बांट देते हैं। यानी मानते हैं कि कोई भी एक देश है और उस देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को हम अलग अलग 5 वर्ग समूहों में बांट देते हैं। तो उन वर्ग समूह की बात करें तो समूह नंबर 1 है जिसके अंदर 0 से 30,000 की आय समूह का समावेश होता है। याद रखना दोस्तों, समूह नंबर 1 में 0 से 30,000 वाले आय समूह का समावेश होता है। समूह नंबर 2 है जिसके अंदर 30,000 से 1,00,000 की आय वाले वर्ग समूह का समावेश होता है। समूह नंबर 3 के अंदर 1,00,000 से 3,00,000 की आय वाले समूह का समावेश किया जाता है। समूह नंबर 4 के अंदर 3,00,000 से 10,00,000 की आय वाले समूह का समावेश किया जाता है। और आखिर में समूह नंबर 5 है जिसके अंदर 10,00,000 से अधिक की आय वाले समूह का समावेश किया जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कोई एक देश की जो जनसंख्या है उन जनसंख्या को समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, समूह नंबर 3, समूह नंबर 4 और समूह नंबर 5 इसे अलग अलग 5 समूहों में हमने विभाजित कर दिया है। ये जो 5 समूह है उन 5 समूह की जो आय है वो आय के अंदर हमें असमानता देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य कि ये 5 जो समूह है उन समूहों की आय हमें अलग अलग देखने को मिलती है। अब थोड़ा हम आगे इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। समूह नंबर 1 की जो आय है वो 0 से 30,000 है, जबकि समूह नंबर 2 की आय 30,000 से 1,00,000 जितनी है। तो यहाँ पे समूह नंबर 1 की आय समूह नंबर 2 के मुकाबले बहुत ही कम है। इसीलिए समूह नंबर 1 समूह नंबर 2 की तुलना में सापेक्ष रूप से गरीब माना जाएगा, क्योंकि समूह नंबर 1 की आय समूह नंबर 2 के मुकाबले बहुत ही कम है। उसी प्रकार से बात करें तो समूह नंबर 3 की जो आय है वो 1,00,000 से 3,00,000 है। तो यहाँ पे समूह नंबर 2 समूह नंबर 3 के मुकाबले सापेक्ष रूप से गरीब माना जाएगा, क्योंकि समूह नंबर 2 के मुकाबले समूह नंबर 3 की इनकम हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी चीज़ को हम थोड़ा और समझने का प्रयत्न करते हैं। समूह नंबर जो 4 है उसकी आय 3,00,000 से 10,00,000 जितनी है। तो समूह नंबर 4 के मुकाबले समूह नंबर 3 सापेक्ष रूप से गरीब माना जाएगा, क्योंकि समूह नंबर 4 की आय 3,00,000 से 10,00,000 जितनी है, जबकि समूह नंबर 3 की आय समूह नंबर 4 के मुकाबले कम है, यानी कि 1,00,000 से 3,00,000 जितनी ही है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पे समूह नंबर जो 5 है उस समूह नंबर 5 की आय सबसे अधिक है, यानी कि 10,00,000 से अधिक है। तो यहाँ पे समूह नंबर 5 के मुकाबले समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, समूह नंबर 3 और समूह नंबर 4 ये चारों के 4 समूह सापेक्ष रूप से गरीब माने जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने यह तालिका देखी उसके अंदर यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ जितने भी समूह हैं वे समूह एक दूसरे के मुकाबले सापेक्ष रूप से गरीब देखने को मिलते हैं। उनके बीच में आय वितरण की हमें असमानता देखने को मिलती है। यहाँ पे आय का जो बंटवारा देखने को मिलता है वो बंटवारा और समान रूप से हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सापेक्ष गरीबी में यही है कि
सापेक्ष गरीबी में आय की असमानता देखने को मिलती है। कम आय वाला जो वर्ग होता है वो वर्ग अधिक आय वाले वर्ग समूह की तुलना में सापेक्ष रूप से हमें गरीब देखने को मिलता है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। सापेक्ष गरीबी या तो फिर आय की असमानता को मापने के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आय समूह की रचना करना, लॉरेंज वक्र की पद्धति और गिनी गुणोत्तर जैसी पद्धति का उपयोग भी किया जाता है। परीक्षा के अंदर कई कबार 1 नंबर में पूछा जाता है, सापेक्ष गरीबी या तो आय की असमानता को मापने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमें नाम याद रखने हैं, आय समूहों की रचना, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणोत्तर जैसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमने आज के इस वीडियोस के अंदर सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, सापेक्ष गरीबी का स्वरूप क्या है और सापेक्ष गरीबी के स्वरूप को हमने एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न किया। इसके अलावा सापेक्ष गरीबी को मापने की जो पद्धतियाँ हैं उनके नाम भी हमने देखने का प्रयत्न किया। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को शिक्षा देना है, तो आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयत्न करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस शिक्षा का लाभ मिले। हम आगे के वीडियोस के अंदर नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। अस्तु।